हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। लेकिन आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। हालांकि आप लोगों की ये सूचना मिल गई होगी, जानकारी हो गई होगी। आप लोगों का जो परीक्षा का डेट था वो टल गया। खासकर जो आप सब यूपी से परीक्षा देने वाले हैं, यूपी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने जा रहा था, आप लोगों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 16 फरवरी को निर्धारित था। तो वो परीक्षा टल के आप लोगों को अब 15-16 अप्रैल को चला गया, ठीक है। और जो एग्ज़ाम आप लोगों का टीजीटी पीजीटी जो पीजीटी का एग्ज़ाम आप लोगों का सोशियोलॉजी का कब था, 16 अप्रैल को था। वो परीक्षा 16 अप्रैल के बजाय जो है आप लोगों का जून में चला गया, मई और जून में। 14-15 मई को आप लोगों का टीजीटी का परीक्षा है और आपका शायद 20-23 जून को जो है प्रोक्ता का यानी कि पीजीटी का परीक्षा है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डेट वगैरह आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा का डेट जो है टल चुका है। तो ये आप लोगों की सूचना थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पहले से ही हुई होगी, क्योंकि आप लोग ऐसा थोड़ी है जो है, आप लोग कंपटीटर हैं, ज़रूर देखते होंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कहीं न कहीं से न्यूज़ मिल ही गई होगी। लेकिन फिर भी मेरा भी काम है आप लोगों को बताना, तो मैं भी आप लोगों को इसीलिए अवगत करा दिया। तो आप लोग मुझे पहचाने गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूँ, यानी समाजशास्त्र विषय। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आप सभी के लिए मैं यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर का जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय यूपीएससी यूपीपीएससी, आप राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, किसी भी जगह से हो, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो हर एक उस परीक्षा के दृष्टि से ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, इस क्लास को मिस ना किया कीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगा। जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं। तो समय बहुत कीमती है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कुछ समय एक्स्ट्रा मिल गया ये मान के चलिए। और ये जो डेट टाली गई है, ये कहते हुए कि ये महाकुंभ की वजह से, जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, स्नान चल रहा है, एक पर्व चल रहा है महाकुंभ, आप लोग जान ही रहे हैं, उसी की वजह से परीक्षा का डेट टाला गया है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का समय पे एग्ज़ाम हो जाए तो ठीक है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं परीक्षा समय पे ही होगा आप लोगों के पास। तो आप लोगों का जो समय मिल गया एक्स्ट्रा, तो आप लोगों की जिनकी तैयारी कम सही रही होगी तो उनका तो बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले क्या है, तो तैयारी आप लोग हमेशा बना के रखिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए, ठीक है। देखिए मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लास लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आप लोगों का आज का प्रश्न उत्तर क्या है। हाँ, मैं तो आप लोगों के लिए जो क्लास लेके आया हूँ इसीलिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला था, जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ। लेकिन आप लोगों की परीक्षाएँ टल गई तो आप लोगों को और टाइम मिल गया। लेकिन फिर भी आप लोग, अगर परीक्षा टल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम समय पे ही होगा। तो आप लोग जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दिए होंगे और लाइक कर दिए होंगे, ठीक है। और शेयर करने से क्या है ना, आप जैसे और मित्रों को ये निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी के लिए, आप देखते होंगे, काफ़ी मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ें बहुत आसानी से नहीं होती है। ये मेहनत करके आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज ये टॉपिक लेके आता हूँ, प्रश्न उत्तर बनाता हूँ, फिर आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। ताकि आप लोगों को एक 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। ये 1 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा कहा गया है कि समाज स्वतः जन्मा यानी सुई जेनिरिस, ठीक है। ये किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है कि समाज स्वतः जन्मा, ठीक है, स्वतः जन्मा यानी सुई जनरिस, ठीक है। ये कहा गया, बताइए किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया कि समाज स्वतः जन्मा यानी सुई जनरिस है। तो ऑप्शन ए अरस्तु बता रहा है, और ऑप्शन बी आपका इमाइल दुर्खिम महोदय बता रहा है, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी उपर्युक्त
कोई नहीं बता रहा है इनमें से, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और परीक्षा में पूछे जाने की भी संभावना बनी रहती है। तो इसका आंसर सुई जनरलिस की बातें कौन करता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत सिंपल प्रश्न माने जाते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आप गलत करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत दुखद समाचार होगा, ठीक है, बहुत दुख की बात हो जाएगी। तो इसका आंसर आप सब लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, ये सुई जनरलिस की बात करते हैं, ठीक है, आपके इमाइल दुर्खिम महोदय। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और आपकी ये जो ऑप्शन ए है अरस्तु महोदय, ये जो है आपके ऑप्शन ए अरस्तु महोदय, ध्यान दीजिए, ये भी एक जो है प्रसिद्ध जो है फिलासफर रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है, यानी जो भी कहिए, मतलब ऐसे विद्वान रहे हैं। हर क्षेत्र में इनको आप हर बुक्स में पाए जाएंगे, इनको जियोग्राफी में पाए जाएंगे, आप हिस्ट्री में पाए जाएंगे, सोशोलॉजी में पाए जाएंगे, एजुकेशन में भी पाए जाएंगे, जो साइकोलॉजी में भी पाए जाएंगे, ऐसे सोशोलॉजिस्ट ऐसे विद्वान हैं अरस्तु महोदय। तो अरस्तु महोदय जो है क्या कहते हैं इसी को लेके, ये कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नोट कर लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है कि अरस्तु किसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है, तो ये आपका अरस्तु महोदय का कथन है, ठीक है। और बाकी ये दुर्खिम महोदय तो जो कह रहे हैं सुई जनरलिस, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। और ऑप्शन सी ये आपके हैं कौन, मैकाइवर एवं पेज महोदय। मैकाइवर एवं पेज महोदय ये कहते हैं सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये जो है समाज है अमूर्त, इसे अमूर्त रूप के रूप में ये देखते हैं। मैकाइवर एवं पेज जो है जो समाज है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये इसको अमूर्त रूप से देखते हैं, अमूर्त रूप के रूप में मानते हैं। कौन ये, और ये कहते हैं सामाजिक संबंध जो है, जो सामाजिक अंतःक्रियाओं यानी सोशल इंटरेक्शंस कहते हैं जिसे, ये जो इसका सामाजिक अंतःक्रिया है, इसके ये 3 जो है स्तरों में बताते हैं, 3 रूप से बताते हैं। पहला कहते हैं, ये मैकाइवर एवं पेज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला कहता है व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया होता है, ठीक है, जिसको ये कहते हैं बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। और अगला ये बताते हैं व्यक्ति समूह के बीच अंतःक्रिया होता है, यानी कि बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में, ठीक है। और तीसरा बताते हैं समूह के बीच अंतःक्रिया होता है, जिसे बिटवीन ग्रुप्स कहते हैं। तो ये मैकाइवर एवं पेज महोदय थे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोग। और बाकी उपयुक्त कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है ऑप्शन डी का, ये आप लोग जाएँ, ऑप्शन डी का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 2, ये 2 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कापी और पेन लेके आप लोग बैठे होंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा आपका, क्या कह रहा है कि समाज स्वयं एक संघ है, ठीक है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंधों में बंधे रहते हैं। यह अवधारणा किसकी है, ये आप ध्यान दीजिए। कह रहा समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंधों में बंधे रहते हैं। तो यह जो है किसकी अवधारणा है या किसकी विचारधारा है, ठीक है, या किसका कथन है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है एंथोनी गिडेंस का, ऑप्शन बी कह रहा हॉब्स महोदय का, ऑप्शन सी कह रहा राइट सी मिल्स का, ऑप्शन डी कह रहा बोगार्ट्स का। तो इसका प्रश्न नंबर 2 का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एंथोनी गिडेंस महोदय के अनुसार है। ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न के अनुसार एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे, क्योंकि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंध से बंधे रहते हैं, ठीक है, ये एंथोनी गिडेंस महोदय कहते हैं। और ये बताते हैं अपना व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के साथ क्रियाकलाप में के रूप में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, ये आपके गिडेंस के अनुसार है। और आपका ऑप्शन बी, ये जो हॉब्स महोदय हैं, आप नोट कर लीजिएगा हॉब्स महोदय का, ये क्या कहते हैं आपके हॉब्स महोदय, ये कहते हैं कि इनके शब्दों में, हॉब्स महोदय के शब्दों में ये कहते हैं अपने उच्छृंखलित व्यवहारों से बचने के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित समाधान ही समाज है। अपने
जो है उच्छृंखलित व्यवहारों से बचने के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित समाधान ही समाज है, ये हॉब्स महोदय कहते हैं। ठीक है, और हॉब्स महोदय के बाद आपके आ जाते हैं कौन, ऑप्शन सी राइट मिल्स, ये राइट मिल्स महोदय है। राइट मिल्स महोदय कहते हैं समाज का तात्पर्य केवल मनुष्यों के समूहों से ही नहीं अपितु समूह में रहने वाले मनुष्यों के जो आपस के संबंध हैं उन संबंधों के संगठित रूप को ही हम समाज कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सभी थिंकर्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं और ये थिंकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। आप देख ही रहे होंगे यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर एक थिंकर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इनके जो है वक्तव्य को जो है इनकी अवधारणा को इनके जो है विचारधारा को बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके ऑप्शन डी देखिए बोगार्ट्स महोदय हैं। ये क्या कहते हैं आपके बोगार्ट्स महोदय। बोगार्ट्स महोदय आपके कहते हैं कि जो ये रुचि या स्वार्थ यानी इंटरेस्ट के आधार पर समाज को ये बता रखे हैं। किस आधार पे, ये रुचि और स्वार्थ के आधार पे जो इंटरेस्ट होता है समाज के बारे में, ये क्या कहते हैं, कहते हैं समाज मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है। ठीक है, ये बोगार्ट्स महोदय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा बोगार्ट्स महोदय का भी। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 3 आपका ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। ठीक है, समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह कथन किसका है। ठीक है, देखिए आज अवधारणा है, ये अवधारणा की प्रश्न है क्योंकि ये सब सारे थिंकर जो है मैं लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इन थिंकरों को लेकर आया हूँ। तो समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, ये किसकी अवधारणा है, तो ऑप्शन ए कह रहा है टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी कह रहा है र्यूटर महोदय का, ऑप्शन सी कह रहा है चार्ल्स हटन कूले महोदय, ऑप्शन डी कह रहा मेरियल जे लेवी महोदय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ये देखिए ऑप्शन सी कौन है, ये चार्ल्स हटन कूले महोदय हैं। इन्हीं की अवधारणा है कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। ठीक है, ये चार्ल्स हटन कूले महोदय की अवधारणा है क्योंकि जो कूले महोदय आपके हैं ये एक सामाजिक सावयव सिद्धांत की यानी कि सोशल ऑर्गेनिक थ्योरी की बातें करते हैं। इन्होंने इसी सिद्धांत के अनुसार ये बता रखा है। ठीक है, क्या ये बताते हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि इनका कहना है कि समाज स्वभाव की भांति निर्मित, व्यवस्थित एवं नियंत्रित रहता है। जिस प्रकार ये कहते हैं शरीर के विभिन्न अंगों को मिलाकर सावयव का निर्माण होता है, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों को मिलाकर एक जो है सावयव मतलब एक शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार समाज की विभिन्न संस्थाएं व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यवस्था का सृजन किया है जिसे समाज कहते हैं। ठीक है, और जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, अपने व्यक्तित्व एवं समाज का विकास करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। ये प्रश्न देखिए पूछा जा चुका है। ठीक है, जो मैं आपको कह रहा हूँ समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, ये किसकी अवधारणा है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन ए जो हो गए ये टालकट महोदय, टालकट पार्सन्स महोदय, ये क्या कहते हैं समाज के, ये कहते हैं साधन एवं साध्य के रूप में मानते हैं समाज को, और उसी आधार पर ये कहते हैं समाज को मानवीय संबंधों की संपूर्णता के रूप में जो है ये देखते हैं और पर जो है कहते हैं कि क्या कहते हैं साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, जो चाहे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक हो, इसी को ये समाज के रूप में मानते हैं। आपके कौन, आपके टालकट पार्सन्स महोदय। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और ये आपके क्या नाम है, ये चार्ल्स हटन कूले, तो इसका आंसर ही हो जाएगा आपके। और ये जो अगले थिंकर हैं आपके ये टालकट पार्सन्स महोदय की एक अवधारणा आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसको बताना भूल जा रहा था, आप लोगों को याद आ गया मौके। समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, यानी सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप।
ठीक है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, ये टालकट पार्सन्स महोदय कह रहे हैं आपके कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता यानी सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप, यानी सामाजिक क्रियाएं व सामाजिक क्रियाएं व संबंध जो है मनुष्यों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, इसी को पार्सन ने मानवीय संबंधों जैसे शब्दों के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, मानवीय संबंधों जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कौन? टालकट पार्सन्स महोदय ने। ठीक है, आपकी ये जो ऑप्शन बी हो गए ड्यूटर महोदय, इनकी क्या अवधारणा है? ड्यूटर महोदय कहते हैं समाज एक अमूर्त धारणा मानते हैं ड्यूटर को, और उसी के अनुसार ये कहते हैं कि आपके कि ड्यूटर महोदय जटिलता कॉम्प्लेक्स को बोध कराती है। ये क्या कहते हैं? समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाली पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है, ये आपके ड्यूटर महोदय कहते हैं। ठीक है, और ये आपका जो डी हो गया मेरियन जी लेवी, इनकी क्या अवधारणा है समाज को लेके? ये कहते हैं समाज, जो आपके मेरियन जी लेवी महोदय कहते हैं कि समाज स्वनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंट, समाज स्वनिर्भर होता है यानी कि सेल्फ सफिशिएंट होता है, और उसकी जीवन अवधि व्यक्ति की जीवन अवधि से बड़ी होती है। एकदम सही बात है, समाज जो है सेल्फ सफिशिएंट होता है और उसकी जो जीवन अवधि होती है व्यक्ति की जीवन अवधि से बड़ी होती है। भाई व्यक्ति तो आता है जाता रहता है मनुष्य, लेकिन समाज में समाज तो बना रहता है, समाज तो चलता रहता है ना। तो इसी आधार पे ये इन्होंने आपके मेरियन जे लेवी ने बता रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेरियन जे लेवी जो है सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने जो भेद कर रखा है, ये तो इन्होंने जो भेद करा, ये कहते हैं समाज में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। मेरियन जे भी कहते हैं कि समाज में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ठीक है, जबकि समाज में व्यवस्था में नहीं है तो भी समाज में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, ये कहते हैं आपके। और ये जो परिवार समुदाय का जो सामाजिक व्यवस्था का ये उदाहरण मानते हैं आपके लेवी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका कह रहा है, नोट करते हुए चलिएगा कि यह किसकी अवधारणा है कि समाज समुदाय के भीतर, क्या कह रहा है? समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। ठीक है, ये किसकी अवधारणा है? समाज समुदायों के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए कह रहा है GDH कोल महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है लेपियर। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है क्यूबर, ऑप्शन डी कह रहा है मैकाइवर एवं पेज। तो आप लोग आंसर बताइए, दीजिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ये GDH कोल महोदय। ठीक है, ये समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, ये GTH कोल महोदय की अवधारणा है। ठीक है, ये मेन चीज़ समितियों एवं संस्थाओं पे ध्यान देते हैं। आप लोग कीवर्ड पकड़िएगा। ठीक है, तो ये आप आंसर देने में आसानी होगी। और ऑप्शन बी आपके लेपियर महोदय हो गए, ये ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी लेपियर महोदय क्या कहते हैं समाज को? ये कहते हैं समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि क्या मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। ये कौन कहता है? लेपियर महोदय कहते हैं समाज मनुष्यों के समूहों का नाम नहीं है, बल्कि क्या मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। ऑप्शन सी ये आपके क्यूबर महोदय क्या कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड, क्यूबर कहते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफ़ी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं तथा जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं, इसी को ये समाज के रूप में देखते हैं आपके क्यूबर महोदय। ठीक है, और आपके ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज महोदय क्या कहते हैं जो है, ये सारे जो है आपके थिंकर फ्रेंड्स जो है, आप लोग सभी प्रतियोगी छात्राएँ हमारे जो हैं ध्यान दें,
ये सारे थिंकर महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक एक थिंकर को उनकी क्या अवधारणा बता दे रहा हूँ ताकि कहीं से प्रश्न बने आप लोग जो है उसको ज़रूर सॉल्व करके आइए, आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट ताकि मिल सके 2025 में। ठीक है, ये मैं 2025 को ध्यान में लेके हुए ये प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और ये डी मैकाइवर एवं पेज महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, ठीक है, यानी कि यूजेस, ठीक है, यूजेस और प्रोसीजर्स, ठीक है, अधिकार, सत्ता एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों एवं विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। ठीक है, ये कौन कहता है, मैकाइवर एवं पेज महोदय कहते हैं। ठीक है, और ये जानिए ना सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप सब समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि मैकाइवर एवं पेज के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इनको समाज के बारे में लेके अगर आप बताने लगें तो आप लोग पढ़ाई किए तो काफ़ी लंबा क्लास खींच जाएगा, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है तो फिर भी बताने पड़ता है। जैसे अब क्या है, सामाजिक पे मैकाइवर एवं पेज के अनुसार क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था समाज है या निरंतर परिवर्तनशील होता है समाज, जिसमें प्रथाएं, संस्थाएं, संस्कृति इत्यादि का सम्मिलित प्रभाव होता है। निरंतर परिवर्तन के कारण सामाजिक संबंध ना टूटे, इसके लिए व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। मैकाइवर जो है आगे बताते हैं कि समाज शब्द से हर तरह का और हर अंश का वह संबंध आ जाता है। ठीक है, ये मैकाइवर एवं पेज बताते हैं। और ये मैकाइवर एवं पेज जो है कहते हैं मनुष्य जो किन्हीं अन्य सामाजिक प्राणियों द्वारा एक दूसरे के साथ जो रहता है, अपने आप को रखता है, तो ये कहते हैं, जैसे नहीं कहते हैं, देखिए, सोसाइटी इंक्लूड्स इनकेरिंग एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इंटरेट इनटू मेन एंड अदर सोशल क्रिएटर्स विद वन अनदर। ठीक है, ये मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि सामाजिक यानी कि उसी का है, सामाजिक संबंध की व्यवस्था ही समाज है। सामाजिक संबंध की व्यवस्था ही समाज है, ये किसकी अवधारणा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिए मैकाइवर एवं पेज महोदय की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर इसको देखा जाए मैकाइवर एवं पेज को ना देखेंगे तो काफ़ी लंबा क्लास खींच जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं, ताकि आपका क्लास कोशिश यही होती है 1 घंटे में पूरी हो जाया करे और ठीक ठाक प्रश्न हो जाया करे आप लोगों का। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, यानी कि सोसाइटी इज, क्या कह रहा है, सोसाइटी इज को ऑपरेशन, ठीक है, क्रोसेज बाई कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ये कह रहा है, सोसाइटी इज को ऑपरेशंस क्रोसेज बाई कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यह अवधारणा समाज के प्रति किसकी है आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। ठीक है, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये किसकी अवधारणा है, तो आप बताइए। आप ऑप्शन ए करा मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी करा जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी करा किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी करा कार्ल मार्क्स महोदय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर नंबर, ये प्रश्नोत्तर नंबर आपका 5 नंबर है। तो ये जो है आपका आंसर मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे। देखिए, आपका मैकाइवर एवं पेज से आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, हो जाएगा, क्योंकि ये समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, सोसाइटी इज को ऑपरेशन कोर्सेज बाई कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इन्होंने ही कहा है। और कहते हैं समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, ये कहते हैं समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, साथ सोसाइटी इज नॉट लिमिटेड टू मेन ओनली। और मैकाइवर पेज की जो एक पुस्तक है, नोट कर लीजिएगा, उस पुस्तक का नाम है सोसाइटी, जो बार बार पूछा जाता है सोसाइटी पुस्तक किसकी है, तो ये मैकाइवर एवं पेज की सोसाइटी पुस्तक है। ठीक है, तो वो, और मैकाइवर एवं पेज कहते हैं जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है, यानी कि व्हेरेवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। ये देखिए प्रश्न बना पूछा गया है कि ये किसकी अवधारणा है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है, ये किसकी अवधारणा। ठीक है, तो वेयर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका क्या है, ये जॉर्ज सिमेल महोदय, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जॉर्ज सिमेल महोदय, ये कहते हैं सामाजिकता को समाज की एक
मुख्य विशेषता के रूप में मानते हैं। क्या? जॉर्ज सिमेल महोदय सामाजिकता को समाज की एक विशेषता के रूप में मानते हैं। कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिकता की प्रवृत्ति के कारण ही उसने सामाजिक संबंधों का निर्माण किया है। ठीक है, ये जॉर्ज सिमेल महोदय कहते हैं आपके, ये इसी के अनुसार है। तो अगर इनको देखा जाए ना, जॉर्ज सिमेल महोदय, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये किंग्सले डेविस आपका देख लेते हैं। किंग्सले डेविस महोदय ऑप्शन सी, इनको ये भी क्योंकि इम्पोर्टेंट राइटर है थोड़ा सा देख लें। ये किंग्सले डेविस समाज के जो है 6 मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में देखते हैं। छः किंग्सले डेविस समाज के जो है 6 मूलभूत आवश्यकता को बता रखे हैं आपके किंग्सले डेविस महोदय। ये क्या बताते हैं आपके, कहते हैं कि सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत समाज को देखते हैं पहला। और दूसरा ये कहते हैं जनसंख्या, तीसरा अंतःक्रिया और चौथा बताते हैं श्रम विभाजन या सदस्यों के विशेषीकरण। पांचवा कहते हैं सदस्यों का एक दूसरे से संपर्क के माना और इस प्रकार संपर्क के लिए कुछ प्रेरणाओं को होना और सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता है। सामाजिक रूप से समाज के बारे में ये आपके बातें कर से हैं किंग्सले डेविस महोदय। ठीक है, और जो आपके कार्ल मार्क्स हैं, ये ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, ये मिथ्या चेतना की बात करते हैं। ठीक है, फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप जान ही रहे हैं। कार्ल मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आप लोग पढ़े होंगे हैं, ये आपके सिलेबस में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे तो प्रश्न रह जाएगा। एक ही प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि प्रश्न छूटे ना। ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 6 को। ये कह रहा परिस्थित समाज और संविदा समाज के रूप में किसने समाज को इन 2 भागों में विभाजित कर रखा है। किसके इन 2 भागों में, ये परिस्थित समाज और संविदा समाज के रूप में जो है किसने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मैक्स वीबर, ऑप्शन बी सर हेनरी मैन, ऑप्शन सी हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन डी लेवी स्टार्ट महोदय यानी क्लाउड लेवी स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सर हेनरी मैन महोदय। यही है ना, सर हेनरी मैन महोदय हैं, क्योंकि ये समाज को 2 भागों में विभाजित कर रखे हैं सर हेनरी मैन। और वो 2 भाग कौन कौन सा है, ये परिस्थित समाज की बातें करते हैं आपके, नोट कर लीजिए। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ सर हेनरी मैन को आप लोग ताकि भूले ना। ये समाज को 2 भागों में विभाजित कर रखे हैं। किस किस भाग, एक परिस्थित समाज जिसको ये स्टेटस सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना समाज जिसमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है, जैसे कि ग्रामीण समाज में, सरल समाज में, भारतीय जात जो है आधारित समाज को परिस्थित समाज के रूप में ये मानते हैं आपके। ठीक है सर हेनरी मैन। और संविदा समाज दूसरा बताते हैं ना आप लोग, ये देखिए दूसरा ये क्या कहते हैं, संविदा समाज आप ये। ठीक है, संविदा समाज, संविदा समाज को ये यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी जिसमें अर्जित परिस्थितियों का महत्व अधिक होता है। ठीक है, ये इसमें संविदा समाज में अर्जित परिस्थितियों का महत्व अधिक होता है। और इसमें जो आपके परिस्थिति समाज में प्रदत्त परिस्थितियों का महत्व अधिक होता है। अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, तो अर्जित परिस्थिति में जो आपको जो जन्मजात प्राप्त होता है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के तहत आप अपने हुनर और काबिलियत के तहत बदल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन ए आपके हो गए। मैक्स वेबर है ना, ये मैक्स वेबर की क्या है इस मामले में अवधारणा। हर एक थिंकर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को परीक्षा में दिक्कत ना हो। मैक्स वेबर भी जो है 2 प्रकार के समाजों की चर्चा करते हैं। एक जो है परंपरागत समाज की बात करते हैं, मैक्स वेबर भी 2 प्रकार की समाजों की चिंता करते हैं ये मैक्स वेबर महोदय। ये भी एक परंपरागत समाज की बात करते हैं यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, और दूसरा तार्किक समाज की बात करते हैं मैक्स वेबर, तार्किक समाज की यानी कि रीजनल सोसाइटी। और तीसरा जो है ये भी 2 ही के करते हैं मैक्स वेबर, 2 प्रकार के, परंपरागत समाज, तार्किक समाज। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी आपके हार्वर्ड बेकर महोदय हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी ये हार्वर्ड बेकर महोदय। इनकी क्या अवधारणा इस मामले में, ये भी समाज को 2 प्रकार के रूप में देखते हैं हार्वर्ड बेकर महोदय। ये कौन कौन से, ये देखिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड बेकर महोदय, ये पूछा जा चुका, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि
हर्बर्ट बेकर महोदय दो प्रकार के जो समाज बताते हैं, कहते हैं एक पवित्र समाज है, ठीक है, यानी स्क्रिट सोसाइटी, और एक ग्रामीण समाज है, ठीक है, पवित्र समाज, स्क्रिट सोसाइटी, ग्रामीण समाज, ठीक है। और दूसरा ये बताते हैं धर्मनिरपेक्ष समाज यानी सेकुलर सोसाइटी यानी नगरीय समाज, ठीक है। जिसको ये पवित्र समाज यानी ग्रामीण समाज हो गया, और धर्मनिरपेक्ष समाज यानी सेकुलर समाज जिसको नगरीय समाज के रूप में ये देखते हैं आपके। और लेवी स्ट्रॉस महोदय क्या है, ऑप्शन डी ये इनकी क्या है अवधारणा इस मामले में, ये कहते हैं परिवर्तन की दिशा से ये देखते हैं समाज को, ठीक है। और उसी के हिसाब से ये भी बताते हैं समाज दो प्रकार के, ये भी कहते हैं आपके लेवी स्ट्रॉस महोदय भी। ये कहते हैं नरम समाज होता है, ये बताते हैं आपके ऑप्शन डी की बात में कर रहा हूँ क्लाउडी। ये कहते हैं एक नरम समाज होता है, और दूसरा कहते हैं ये गर्म समाज होता थी, यानी नरम समाज यानी कोल्ड सोसाइटी, जो कि कहते हैं कि ये कोल्ड सोसाइटी जो होता है ये परिवर्तन विरोधी होता है, जो इतिहास बनाने में विश्वास नहीं करता है। ये जैसा है वैसे विश्वास उसी तरह बने रहना चाहता है। जैसे आप एग्जाम्पल में आपका जनजातीय समाज हो गया, ग्रामीण समाज हो गया, वहाँ कहाँ जल्दी परिवर्तन होता है, ठीक है। वही पुरानी मान्यताओं और प्रथाओं को लेकर ढोते रहते हैं, ठीक है। ये ग्रामीण समाज की बात हो रही, ज़्यादातर ये नरम समाज के रूप में देखे जाते हैं। लेवी क्लाउड लेवी स्टार्ट के अनुसार ये बता रहा हूँ मैं। दूसरा गर्म समाज की बात ये करते हैं यानी कि हार्ड सोसाइटी, यानी कि इसको कहते हैं परिवर्तनशील है तथा इतिहास बनाने में विश्वास करते हैं, जो नगरीय समाज की बातें करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी थिंकर जो है राइटर आपके महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने शीत समाज, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने शीत समाज और उष्ण समाज, ये शीत समाज हो गया और उष्ण समाज की बातें कर रहे हैं, किसकी अवधारणा है, शीत समाज उच्च समाज की बात जो करता है। तो आपका ऑप्शन ए है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी है क्या है लेवी ब्रूहल, ठीक है। और ऑप्शन सी है राइन हार्टन, ऑप्शन डी है कार्ल जो है रेमुंड पॉपर। ये सब जो है आपके थिंकर हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है, ठीक है, ये कि शीत समाज और उच्च समाज की अवधारणा किसने दे रखी है। तो आपका ऑप्शन ए है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, लेवी ब्रूहल महोदय, राइन हार्टन है, कार्ल रेमुंड पॉपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। उम्मीद करता हूँ ना ये सब जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते हुए आप चल रहे होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को जब परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, ऐसे तो ईजी लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद जो है नानी याद आती है, अगर आप पढ़ाई नहीं किए ठीक से, आप जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं सॉल्व किए हैं। आप शीत समाज उच्च समाज पता चला आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, जैसे एग्ज़ाम में आएंगे ऑप्शन दे के मान देंगे शीत समाज और उच्च समाज किसकी है, राइन हार्टन महोदय की है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग नोट ही कर लिए। और प्रश्न 7 सी और 7 नंबर का, और ये ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, कार्ल रेमुंड पॉपर महोदय, ठीक है। ऑप्शन डी है ये कार्ल महोदय पॉपर महोदय हैं। ये प्रश्न नंबर 7 का मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। कार्ल रेमुंड पॉपर महोदय ये क्या कहते हैं, समाज को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कार्ल रेमुंड पॉपर महोदय समाज को 2 वर्गों में बांट रखे हैं। नंबर 1 क्या कहते हैं, ये नंबर 1 कहते हैं बंद समाज के रूप में देखते हैं, और नंबर 2 ये देखते हैं खुला समाज, ठीक है। तो बंद समाज में यानी कि क्लोज सोसाइटी जिसको ये मानते हैं, इस प्रकार के समाज में व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी समूह का सदस्य रहता है, वो अपने समूह से चेंज नहीं होना चाहता, उसी समूह में बने रहना चाहता है, जिसको बंद समाज ये कहते हैं आपके कार्ल रेमुंड पॉपर, ठीक है। ये भारतीय समाज में खासकर पाया जाता है, जो जात आधारित समाज है, क्योंकि जो जिस जात में जन्म लिया है उसी जात में बने रहना चाहता है, उसी जात के धर्म को मानता है, वहाँ से कहाँ चेंज करना चाहता है, वहाँ से कहाँ हटना चाहता है। जो उच्च है तो अपनी उच्चता को बनाए रखना चाहता है, जो जिसको लोग निम्न दृष्टि से देखते हैं वो निम्न दृष्टि में ही बना रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन अब भारतीय संविधान के तहत आपको ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जो है शादी विवाह यानी कि मैरिज जो है भारतीय संविधान के साथ इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, और समाज एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो अवधारणा है
कार्ल रेमंड पॉपर महोदय के अनुसार। और खुला समाज में क्या है, इस प्रकार के समाज में व्यक्ति किसी भी वर्ग में आ जा सकता है, जैसे अमेरिकी समाज को कह सकते हैं, यानी कि विदेशी फॉरेनर कल्चर को कह सकते हैं। वहाँ ऐसा कहाँ है, ठीक है। ये भारतीय समाज बंद समाज के रूप में तो देखा ही जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और विदेशी यानी फॉरेनर समाज जो अमेरिकी इंग्लैंड है, ये खुला समाज के रूप में इसको ये देखते हैं। आपके कौन, ये कार्ल रेमंड पॉपर महोदय, ठीक है। ऑप्शन बी आपका ये क्या कह रहा है, लेवी ब्रूल महोदय, ये ऑप्शन बी। इनके अनुसार क्या है, ये भी समाज को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक अतार्किक समाज और एक तार्किक समाज। तार्किक समाज यानी कि नॉन लॉजिकल सोसाइटी, और नॉन लॉजिकल सोसाइटी जिसको अतार्किक समाज के रूप में देखते हैं, और तार्किक समाज लॉजिकल सोसाइटी, ठीक है। लेवी ब्रूल महोदय है, ये मैं बात कर रहा हूँ इनका जो है ऑप्शन बी का, ठीक है। ये ऑप्शन बी की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ये लेवी ब्रूल महोदय की, ये कहते हैं हाउ नेटिव्स थिंक, ठीक है, हाउ नेटिव्स थिंक, जो 1912 में ये पुस्तक इन्होंने लिखा है। आप लोग नोट करते हुए चलिए, 1912 में, ठीक है। सन भी नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। ये लेवी ब्रूल महोदय की पुस्तक है। और अगली पुस्तक जो है प्रिमिटिव मेंटलिटी, ठीक है, प्रिमिटिव मेंटलिटी, ये 1922 में इन्होंने लिख रखा है। कब लिख रखा है, 1922 में, ठीक है, लिख रखा है इन्होंने। और अगली पुस्तक इनकी जो है द साउल ऑफ द प्रिमिटिव, इसे इन्होंने 1928 में लिख रखा है, ठीक, 1928 में। कौन सी पुस्तक, द साउल ऑफ द प्रिमिटिव, 1928 में। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगले जो आपके थिंकर हैं, ये रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ये ऑप्शन ए। ये भी समाज के दो प्रकार के रूप में इन्होंने भी समाज को बता रखे हैं, दो प्रकार के रूप में। एक लोक समाज की बात ये करते हैं आपके, यानी कि फोक सोसाइटी के लोक समाज की बात करते हैं आपके। कौन, रॉबर्ट रेडफील्ड, ये कहते हैं लोक समाज में जो है लघु और छोटे और दूर छिटके हुए अलग अलग अनपढ़ सामाजिक रूप से जो समरस यानी सजातीय समाज होता है, यह समाज स्वतः विकसित होता है। लोक समाज की बात करते हैं, इनमें वैयक्तिक संबंध तथा व्यवहार स्वतः स्फूर्त यानी स्वतः से जन्म लेता है, ना कि बनावटी होता है। और दूसरा ये बताते हैं आपके क्या कहते हैं, नगरीय समाज यानी कि अर्बन सोसाइटी, जिसमें ये कहते हैं अवैयक्तिक, औपचारिक, व्यवहारिक, अत्यधिक विषमता, अधिक जघन्य दिखावा इस समाज में की विशेषता रही, इस समाज में इस प्रकार के पाया जाता है, ठीक है। ये आपके जो बताते हैं। और आपका अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। ये प्रश्न तो कंप्लीट हो गया, चारों थिंकर आपके हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आप सबों का। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, क्या है, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, 1934, ठीक है। पुस्तक का लेखक कौन है, अच्छा ये पुस्तक है, आप लोग जान जाइए, समझ, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी सन 1934 में लिखी गई पुस्तक है। तो ये पुस्तक किसकी कह रहा है, तो ऑप्शन ए कार्ल रेमंड पॉपर, ऑप्शन बी करा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी करा इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन टी करा टानीज, ठीक है, पंडित टानीज हो गई है। इसको कहीं कहीं अब टानीज भी लिखा रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पुस्तक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 में जो बुक आई है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए कार्ल रेमंड पॉपर महोदय होकर जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन ए नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ से प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी वाले ध्यान दें बनता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ आप सभी के बीच, ठीक है। ये जो कार्ल रेमंड पॉपर महोदय हैं, ये आपके 1902 से लेकर 1994 तक रहे हैं। इनकी जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। किंतु इनकी जो कर्मभूमि रही है, जहाँ वे मतलब अपना जीवन व्यतीत किए हैं, ब्रिटेन में रहे हैं, ठीक है। और इनका जो मानना है विज्ञान की अंतिम कसौटी ये मिथ्याकरण, ठीक है, यानी कि मिथ्याकरण के रूप में देखते हैं, और मिथ्याकरण के रूप में ये विज्ञान को अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान की कसौटी उसकी सत्यापनशीलता नहीं है, अपितु उसकी मिथ्यापनशीलता है,
ठीक है। ये मिथ्यापनशीलता किसकी अवधारणा है, तो पूछा जा सकता है ना, ये प्रश्न बन रहा है ना। तो मिथ्यापनशीलता किसकी अवधारणा, तो कार्ल रेमंड पॉपर का आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये कहते हैं यदि हमारे सामने दो जो परिकल्पनाएँ उपस्थित हों तो उससे हम उस परिकल्पना का परीक्षण कैसे करेंगे। वो कहते हैं उसमें से जो मिथ्यापन की जिसमें संभावना रहेगी अधिक होगी उसी को चुनेंगे और उसमें उत्तरोत्तर संशोधन करते हुए हम सत्य के निकट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है कार्ल रेमंड पॉपर महोदय का, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बुक जो है, ठीक है, इन्हीं की। नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, एक तो आप लोग देख ही रहे हैं, लिख लिए द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 में आई है, ठीक है। जिसको बुक जिसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक अन्वेषण के तर्क, ठीक है। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 में जो आई है, ये इसको कहते हैं हिंदी में वैज्ञानिक अन्वेषण के तर्क, ठीक है। अगली जो इनकी पुस्तक है द ओपन सोसाइटी एंड हिज एनिमीज, ठीक है। क्या है, द ओपन सोसाइटी एंड हिज एनिमीज, ये 1945 में आई थी। ये दूसरी बुक की बात मैं कर रहा हूँ जो 1945 में आई थी, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। ये पहली देखी हुई है 1934 में आई है, ये नोट कर लिए। दूसरी 1945 मैंने लिखा दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी हिंदी होती है मुक्त समाज और उसके दुश्मन, द ओपन सोसाइटी एंड हिज एनिमीज की हो गया हिंदी मुक्त समाज और उसके दुश्मन, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगली इनकी जो बुक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, तो ये 1957 में आई है, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म 1957 में आई है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसकी हिंदी हो जाएगा ऐतिहासिकतावाद की दरिद्रता, ठीक है। ये नोट करें, ये कार्ल रेमंड पॉपर की बारे में बता रहा हूँ। और इनकी अगली बुक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ आप, कोर्ट्स एंड क्लॉक्स, ठीक से, 1966 में आई है, नोट कर लिए, 1966 यानी 1966 में। अगली बुक इनकी आई है ऑब्जेक्टिव नॉलेज 1972 में, ठीक है, 1972 में, ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगली बुक इनकी आई है अनडेड क्वेस्ट 1974 में आई, ठीक है। अगली बुक 1974 में आई है, ठीक है, नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। और अगली बुक जो इनकी द ओपन यूनिवर्स जो है ये 1900 कब में आई है, 1982 में आई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट करते हुए चले होंगे, सब बुक्स नोट कर लिए होंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए नोट कर लीजिए आप लोग। और ये ऑप्शन बी आपकी कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। ऑप्शन बी आपके जो हो गए ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय क्या अवधारणा इस मामले में थोड़ा देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय आपके जो है ये समाजों के आंतरिक एकीकरण की बात करते हैं, यानी कि इंटरनल जो है इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से ये कहते हैं आधार पर समाज के ये भी 2 भाग बताते हैं। आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय भी समाज के 2 भाग बताते हैं, ठीक है। ये किस आंतरिक एकीकरण के इस आधार पर, यानी इंटरनल इंटरजेक्शन के हिसाब से। ये कहते हैं पहला शिकारी यानी कि सैनिक समाज, शिकारी समाज कहिए या सैनिक समाज या युद्ध समाज की बातें करते हैं, ठीक है, यानी कि मिलिटेंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं आपकी ये। और इसकी ये विशेषता बताते हैं शिकारी या सैनिक समाज या युद्ध समाज की, आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं यह परंपराओं के महत्व पे होता है, इसमें अनिवार्य सहयोग होता है, ठीक है, ये बताते हैं। अगला ये जो बताते हैं दूसरा है शिकारी सैनिक समाज, युद्ध समाज के अलावा ये दूसरा बताते हैं औद्योगिक समाज, ठीक है। औद्योगिक समाज में यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं इस समाज की कुछ विशेषता, ये जो इन्होंने बता रखा है, ये कहते हैं जो इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, औद्योगिक समाज में ऐच्छिक सहयोग होता है, ठीक है, यानी वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है, लिखित कानूनों का महत्व होता है इसमें, और औपचारिक संबंध होता है, ठीक है। तो ये आपके जो स्पेंसर महोदय हैं, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ये बल्कि समाज के जो है 4 स्वरूपों का भी ये उल्लेख किए हैं,
हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। ये 4 स्वरूप ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के कितने स्वरूपों का वर्णन कर रखा है। तो इन्होंने, आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग सरल समाज की बातें करते हैं यानी सिंपल सोसाइटी, और दूसरा है सम्मिश्रित समाज की बात करते हैं यानी मिक्सड सोसाइटी, और तीसरा है दोहरे सम्मिश्रित समाज की बात करते हैं यानी डबल मिक्सड सोसाइटी, और चौथा है तिहरे जो है सम्मिश्रित समाज की बात करते हैं यानी ट्रिपल मिक्सड सोसाइटी। ठीक है, ये हो गए हर्बर्ट स्पेंसर। और अगले आपके थिंकर हैं इमाइल दुर्खिम महोदय। देखिए सारे ये जो है थिंकर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर आपको यहाँ से प्रश्न आ जाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। तो ये ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम। इन्होंने समाज के 4 स्वरूप के बारे में बता रखा है। कौन कौन सा समाज के इन्होंने इमाइल दुर्खिम ने बता रखा है? सरल समाज यानी कि सिंपल सोसाइटी। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। और उम्मीद करता हूँ कापी और पेन आप लोग बैठे होंगे लेके और नोट कर रहे होंगे। सरल समाज बताते हैं पहला यानी सिंपल सोसाइटी, दूसरा कहते हैं बहुखंडीय सरल समाज। ठीक है, यानी कि बहुखंडीय सरल समाज यानी कि क्या पीली सेजिमेंटल सिंपली सोसाइटी। ठीक है, और अगला बताते हैं साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज यानी सिंपल कंपाउंडेड। ठीक है, पोलो सिंगमेंटल सोसाइटी। और चौथा बताते हैं दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज यानी डबल कंपाउंडेड सोसाइटी। ठीक है, ये हो गए आपके ऑप्शन सी। अगला टानीज, पंडित टानीज महोदय, ये क्या इनके उदाहरण समाज के बारे में? ये टानीज महोदय कहते हैं समाज को इन्होंने 2 प्रकार से इन्होंने भी बता रखा। टानीज महोदय नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं समुदायात्मक समाज, ये उन्होंने बता रखा क्या? समुदायात्मक समाज यानी समुदायात्मक समाज को ही टानीज महोदय, वो आप याद है ना गेमिन साफ्ट जेनिम साफ्ट, तो ये समुदायात्मक समाज को क्या है? जेमिन साफ्ट ही कहते हैं। और दूसरा ये जो है समता आत्मक समाज जिसको गेसल साफ्ट समाज कहते हैं। ठीक है, ये आपके टानीज महोदय हो गए। तो ये थिंकर आपके जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। आप लोग उम्मीद करता हूँ इस थिंकर को नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट के रूप में आप लोग वहीं लिख लीजिए, नोट के रूप में इस थिंकर को नोट। ठीक है, जैसे नोट नहीं लिखा जाता है इम्पोर्टेंट के रूप में, तो नोट के रूप में आप लोग नोट कर लीजिए। ये इवांज प्रिचार्ड महोदय हैं। क्या है? इवांज प्रिचार्ड महोदय हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये भी समाज के जो है जो बताए हैं, समाज के 2 प्रकार इन्होंने बताया है। एक आरसीसी समाज को बताया है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया है शीर्षी समाज। तो आरसीसी समाज क्या है इन्होंने जो कहा इवांज प्रिचार्ड महोदय, ये पहली बात इवांज प्रिचार्ड महोदय का आप जानते हैं, ये अफ्रीका के न्यू जनजाति के जो है अध्ययन कर रखा है इन्होंने। सूडान के एजेंट जनजात है उसका अध्ययन कर रखा है, और अनूक जनजात का भी इन्होंने अध्ययन कर रखा है। पिजान न्यू जनजात का जो अध्ययन किया था उसमें इन्होंने पाया था कि ये इनमें जो विवाह होता है एक प्रेत विवाह का इन्होंने जो है उल्लेख कर रखा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना, नोट में करके लिखिएगा। प्रेत विवाह का जो है किसने उल्लेख किया है अपने, तो इवांस प्रिचार्ड महोदय हैं। ठीक है, ये तो ये जो जनजातीय है ये आपके प्रेत विवाह के बातें करते हैं, और इस जनजातीय समाज में जादू टोना का भी बहुता पाया जाता है। ठीक है, और जो प्रिचार्ड महोदय की जो कुछ पुस्तकें हैं नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं विचक्राफ्ट। ठीक है, विचक्राफ्ट अर्कलेस एंड मैजिक एमंग द एजेंडा, जिसे इन्होंने 1937 में लिखा है। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये होंगे द न्यूर, ये पुस्तक का नाम है इनका द न्यूर, इसे इन्होंने 1940 में लिखा है। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इवांस प्रिचार्ड। ठीक है, नाम मैं इसमें लिखते नहीं बनता, देखिए इवांस दे मैं लिख लेता। ठीक है, इवांस ऐसे लिखा जाएगा, और प्रिचार्ड आप जान ही रहे प्रिचार्ड। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये देखिए प्रिचार्ड, इवांस प्रिचार्ड ये हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। इनकी अगली बुक है द न्यूर, 1940 में लिखा है, और अगली जो इनकी पुस्तक है किनशिप एंड मैरिज एमंग द न्यूर, 1951 में लिखा है। ठीक है, कब लिखा है? 1951 में, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और अगली जो इनकी बुक है द एजेंडा, 1971 में लिखा है। द एजेंडा 1971 में लिखा है। ठीक है, अगली बुक उन्होंने जो लिखा है मेन एंड वुमेन एमंग एजेंडा, 1974 में लिख रखा है इन्होंने।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जान पहचान भी समझ गए होंगे आप इनके। और इनका आरसीसी समाज है और सीसी समाज है। तो आरसीसी समाज, सीसी समाज आप समझ गए हैं, जिसमें औपचारिक मुखिया व सत्ता होती है उसे सीसी समाज कहते हैं, ठीक है। और जिसमें जो है वह समाज जिसमें कोई औपचारिक सत्ता नहीं होती है, ना तो कोई औपचारिक मुखिया होता है, जिसमें बुजुर्ग लोग सामाजिक प्रपत्तियों के आधार पर पुरानी प्रथाओं के आधार पर कानून व्यवस्था चलाते हैं, इसी को ये लोग आरसीसी समाज कहते हैं। ये समाज कहाँ पाया? अधिकांश जनजातीय समाज में पाया जाता है ना, तभी तो इन्होंने जनजातियों को अध्ययन कर रखा है, इसीलिए तो ये बातें इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग नोट कर लिए होंगे ईमान प्रचंड महोदय को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर थे आपका। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 8 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट राइटर हैं, थिंकर हैं, तो आप लोगों को बताना भी ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना लगे कि सर ऊपर ऊपर बता के चले जाते हैं, सर को खुद ही नहीं पता हो, आप लोगों का ऐसी फीलिंग ना आए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो भी कंपटीटर हैं, आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए, मिस ना कीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को जो है आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ा रहे हैं हमारा जो है चैनल में, बाकी तो सब ठीक है। आप लोग क्लास को बराबर देख रहे हैं, जो आप लोग का अपना प्यार और सहयोग इसी तरह देते रहिए, बनाए रखिए, ठीक है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और आप लोग जो है 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आइए और मिठाई लेके आइए हमारे पास, मिठाई खिलाइए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है कि अगर सब्सक्राइब हो जाएगा आप लोगों का समाज में भी, तो थोड़ा सा लाइव आ जाऊँगा, आप लोग मुझे भी देख लेंगे। आप लोगों को मैं तो नहीं देख पाऊँगा, लेकिन जो है मुझे तो आप लोग देख ही लेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे से आवाज़ से थ्रू ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप मेरी आवाज़ तो सुन ही रहे हैं। और आप लोग अपना जो है अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, दे रखा है, आप लोग जो है और उस पर मैसेज कर सकते हैं अपना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे कॉल से बात तो नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को मैसेज के थ्रू बातें हो जाया करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ से भी आप लोगों की सूचनाएं प्राप्त होती रहेगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 9, ये 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से आंदोलन और उसकी वैचारिकों को समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्तर के रूप में विवेचित किया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से आंदोलन और उसकी वैचारिकी को समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्तर के रूप में विवेचित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करा लाल आंदोलन के तहत, ऑप्शन बी करा हरित आंदोलन के तहत, ऑप्शन सी करा कृषक आंदोलन, ऑप्शन डी करा श्रमिक संघ आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ये प्रश्न जो आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? ये कृषक आंदोलन, ठीक है, नोट करते ही चलिएगा, कृषक आंदोलन। ये कृषक आंदोलन और उसकी जो वैचारिकी को जो समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्तर के रूप में विवेचित किया जा सकता है, ये ठीक है, कृषक आंदोलन समाज को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बाकी तो आप लाल आंदोलन, हरित आंदोलन ये सब समझ ही रहे हैं, श्रमिक संघ आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो जा रहा है, कल प्रश्न छूट जाएंगे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 10, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? यानी कौन सा समाजशास्त्री ऐसा है जो उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए है जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, ऑप्शन बी है जैक डेरिडा, ऑप्शन सी है माइकल फोकाल्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन है भाई बताइए इसका आंसर फटाफट। प्रश्न उत्तर नंबर 10 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपके ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी, देखिए मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा था, आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्योंकि उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री जो रहे हैं आपके जीन फ्रांसिस लियोटार्ड हैं, जैक डेरिडा हैं, माइकल फोकाल्ट यानी फूको हैं, बॉडिलार्ड है, लेकन है, जेमसन है, डेलियूज हैं, अनेक समाजशास्त्री हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निराशावादी आलोचनात्मक, ठीक है, ये क्या कह रहा है, निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारकों से संबंधित है? ठीक है, किस विचारकों से संबंधित है यह अवधारणा? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जेमसन एवं
बॉडीलार्ड से, ऑप्शन बी कह रहा लियोटार्ड एवं जैक डेरिडा से, ऑप्शन सी कह रहा गिडेंस एवं स्मिथ से, ऑप्शन डी कह रहा जुगर हैबरमास, ये जुर्गेन हैबरमास है एवं कैसेल से। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेमसन एवं बॉडीलार्ड। ठीक है, यही ना ऑप्शन ए, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये निराशावादी आलोचनात्मक उत्तरात्मकतावादी की अवधारणा फ्रेडरिक जेमसन और जीन बॉडीलार्ड से संबंधित है, क्योंकि यह कला, फिल्म, साहित्य या वास्तुकला की एक निश्चित शैलियों पर अधिक जोर देती है। ठीक है, और वैश्विक पूंजीवाद की बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है यह, और इस प्रणाली में कला, साहित्य, हर चीज़ का मौद्रिक मूल्य दिया जाता है। तो इस हिसाब से निराशावादी आलोचनात्मक उत्तरात्मकतावाद की अवधारणा आपके जेमसन और बॉडीलार्ड महोदय का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। 12 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है। अच्छा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करा मिशेल फूको, ऑप्शन बी करा जैक डेरिडा, ऑप्शन सी करा एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी करा जेमसन। ठीक है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है। तो आपका मिशेल फूको हो गए, जैक डेरिडा हो गए, एंथोनी गिडेंस हो गए, जेमसन हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्नानुसार एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे। एंथोनी गिडेंस ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है और इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का इन्होंने ही प्रयोग किया है। कौन? आपके एंथोनी गिडेंस महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या हो गया, प्रश्न नंबर 13। ये प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसने स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा है? तो ये प्रश्न तो बार बार पूछा जा चुका है, इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है जूलियस हैबरमास, ऑप्शन सी है लुई अल्थुजर, ऑप्शन डी है एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आप लोगों में कहे ना कि गलत नहीं होना चाहिए, बार बार पूछा गया प्रश्न है, लुई अल्थुजर महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि लुई अल्थुजर ने स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी जो है कहलाने के बजाय एक वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित रखने के लिए ये एक सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञान के रूप में देखते हैं। अल्थुजर ने विज्ञान को अपने ढंग से व्याख्या किया है और क्या कहा कि विज्ञान एक ऐसे सामाजिक व्यवहार के रूप में मानते हैं जिसके द्वारा ज्ञान की रचना की जा सकती है, ये लुई अल्थुजर महोदय कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 आपका, ये 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि 14 नंबर, इनमें से कौन सा हैबरमास के बारे में सच नहीं है, यानी जुगेन हैबरमास के बारे में क्या है जो इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा नवमार्क्सवादी हैं जुगेन हैबरमास, ऑप्शन बी कह रहा शिकागो स्कूल के हैं, ऑप्शन सी कह रहा फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं, ऑप्शन डी कह रहा समाजशास्त्र का आलोचनात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए जो है। तो इसका आंसर ये है, क्या कह रहा सच क्या नहीं है, मतलब इसमें से क्या गलत है, बाकी 3 सही होगा। तो ये आपके शिकागो स्कूल से तो नहीं जुड़े हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जब नहीं जुड़े हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके ए और सी आंसर सही है आपका। ठीक है, तो क्योंकि हैबरमास शिकागो स्कूल के विचार से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनकी गणना जो है जुगेन हैबरमास की गणना नवमार्क्सवादियों की श्रेणी में किया जाता है। ये जर्मनी के सुप्रसिद्ध और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की द्वितीय पीढ़ी के अत्यंत प्रखर एवं अग्रणी विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हैबरमास, और यह संप्रदाय समाजशास्त्रीय जगत में अपने आलोचनात्मक सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 14 भी समझ गए होंगे आप सब। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि प्रश्न नंबर 15, ये आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा दी है।
उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा दी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए का रहा लेमर्ट, ऑप्शन बी का रहा जैक डेरिडा, ऑप्शन सी का रहा फूको, ऑप्शन डी का रहा गोडलियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपके आप लोग पढ़ रखे हैं जैक डेरिडा महोदय हो जाएंगे। 15 नंबर का विखंडन की बात, संरचनावाद से विखंडन की बातें आपके जैक डेरिडा महोदय करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैक डेरिडा महोदय हो जाएंगे। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ हर प्रश्न को ताकि आपको उत्तर याद रहे, क्योंकि उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए जैक डेरिडा महोदय विखंडन की अवधारणा को रखा है और कहा है कि समझने का यह एक उपागम है और एक विध है, एक तरीका है जिसमें शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये अवधारणा आपकी जैक डेरिडा की है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 16, क्योंकि देख लें समय तो ठीक है, अभी हो जाएगा आप लोगों का, प्रश्न छूटेगा नहीं, सभी के सभी प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ये देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? ये अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है गेराल्ड कोहेन, ऑप्शन बी कह रहा है जॉन स्टुअर्ट, ऑप्शन सी कह रहा है लुई अल्थूजर, ऑप्शन डी कह रहा है हैबरमास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपके हैबरमास ही हो जाएंगे। अब व्यक्तिशीलता की युक्तायुक्त सिद्धांत की बातें यही करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और ताकि आप लोग 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न देखिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में और पीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2020 में, और ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 है और जीआईसी में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अव्यक्तिशीलता की युक्तायुक्त सिद्धांत, ठीक है, यानी कि रेशनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो की अवधारणा है, ये जुगर हैबरमास की है। ठीक है, इन्होंने इसी में बताया भाषा संप्रेषण समाज के उद्भव के सिद्धांत के कुछ तत्वों को, जो इनकी पुस्तक है ना द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका हो जा रहा है। प्रश्न समझ गए होंगे। 17 नंबर आइए देख लेते हैं फटाफट आप लोगों का। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, किस समाज शास्त्री ने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा को उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है? क्या कह रहा है, किस समाज शास्त्री ने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है? प्रश्न आप थोड़ा जो है इत्मीनान से ठीक से पढ़ा कीजिए, ना कि बहुत जल्दी में, ना हड़बड़ाहट में घबराहट में, इससे आपके प्रश्न जो है उत्तर सही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप हड़बड़ाहट में करेंगे ना तो आता हुआ प्रश्न गलत होने की ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, इसलिए मैं देखिए प्रश्न अगर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि मेरे समझ में आ तो आता ही आपके भी समझ में आ जाए। जो है मुख्यतः मेरे समझ में आना नहीं, मुख्यतः आपके समझ में आना चाहिए, है ना डियर छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो क्लास का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जीन बॉडी लॉर्ड, ऑप्शन बी है जिम मैकुलम, ऑप्शन सी है रिचर्ड गोट, ऑप्शन डी है जॉर्ज रिट्जर। ठीक है, तो प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा किसकी है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो ये आपके जिन बॉडी लॉर्ड महोदय हो गएंगे, ऑप्शन ए इन्हीं का आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये जो प्रतीकात्मक विनिमय की बातें आपके जिन बॉडी लॉर्ड महोदय करते हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि विनिमय जो प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा है ये उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और इसमें इनका मानना आपका जिन बॉडी लॉर्ड का कि किसी भी वस्तु के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अलावा प्रतीकात्मक मूल्य भी होता है, ये बताते हैं ये। और कहते हैं वस्तु को उसके प्रतीकात्मक मूल्य के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। इस प्रतीकात्मक मूल्य को उपयोग मूल्य या विनिमय मूल्य किसी में भी बदला नहीं जा सकता, जैसे विवाह के अवसर पर उपहार के रूप में दी जाने वाली अंगूठी। समझ गए ना प्रतीकात्मक विनिमय क्या होता है? प्रतीकात्मक मूल्य जो उपहार में अंगूठी दिया जाता है शादी विवाह में, एंगेजमेंट में, उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो प्रतीकात्मक मूल्य के रूप में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी का। थोड़ा सा अगर मैं
टाइम दूंगा तो प्रश्न छूट जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ प्रश्न ना छूटे, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, लेकिन प्रश्न आपके समझ में आ ही रहा होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18, उत्तर आधुनिकतावाद। ये क्या करा 18, उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस सामाजिक वैज्ञानिक ने, ठीक है, किस चर्चा किस सामाजिक वैज्ञानिक ने की है। तो आपका जो क्या है, जो फ्रेंकोइज लियोटार्ड महोदय हैं, ऑप्शन बी है मिशेल फूको, ऑप्शन सी जीन बॉडिलार्ड, ऑप्शन डी है जैक डरीडा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका जो फ्रेंकोइज लियोटार्ड महोदय हो जाएंगे, ये जो ऑप्शन ए जो फ्रेंकोइज लियोटार्ड महोदय हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये है फ्रेंकोइज लियोटार्ड महोदय हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के में पूछा जा चुका है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में जो लैंग्वेज गेम्स की चर्चा आपके जेम फ्रेंकोइज लियोटार्ड महोदय ने किया है, क्योंकि लियोटार्ड की जो भाषा है, ये खेल का उपयोग क्या है लुडविग विट्गेस्टाइन से लिया है इन्होंने। ठीक है, कहाँ से लिया है, लुडविग विट्गेस्टाइन से लिया है इस भाषा को। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इस भाषा के खेल का सिद्धांत तथ्य को उजागर करता है, और कोई सिद्धांत भी या अवधारणा भी भाषा के अपनी सफलता में पर्याप्त रूप से बाधा नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण वृत्तांतों की भी अब कोई विशेषता नहीं रह गई, क्योंकि वे भी तो भाषा के खेल के हिस्से हैं, और भाषा के खेल भी अनेक प्रकार के भाषा के खेल के हिस्से हैं। अतः ये विज्ञान की एक भाषा खेल के रूप में इसको ये देखते हैं। ठीक है, कौन, लैंग्वेज गेम जिसको ये कहते हैं, भाषा को विज्ञान के खेल के रूप में मानते हैं जयान फ्रेंकोइज लियोटार्ड महोदय। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है, उत्तर संरचनावादी में किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है। प्रश्न नंबर 19, उत्तर संरचनावादी में क्या कहा है, उत्तर संरचनावादी में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है। ठीक है, उत्तर संरचनावादी में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है सॉरी फ्रेंड्स, बल दिया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लेमर्ट, ऑप्शन बी मूलर, ऑप्शन सी लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन डी फूको। ठीक है, बाकी आंसर आप लोग ज्ञान और शक्ति के बीच उत्तर संरचनावादी की बात ये कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप सभी को आना चाहिए। इसका उत्तर आपके फूको महोदय हो जाएंगे, ये मिशेल फूको महोदय है, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मिशेल फूको यानी कि जिसको माइकल फौकाल्ट भी कहते हैं, ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल देते हैं, और इनका कहना कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान का उत्पादन का एक साधन है, और जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। ज्ञान और शक्ति दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये फूको के अनुसार है। और फूको कहते हैं कि यथार्थ की सामाजिक रचना करने की भूमिका में भाषा और ज्ञान शक्ति का आधार कार्य करता है। क्या, भाषा और ज्ञान शक्ति का आधार कार्य करता है। उत्तर संरचनावादी में ज्ञान और शक्ति की बातें इस प्रकार ये इसी पे बल देते हैं आपके जो है फूको महोदय। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 नोट करते हुए चलिए आप लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के भविष्य के विषय में 9 वक्तव्यों को प्रस्तुत किया है। भविष्य के विषय में कितने 9 वक्तव्यों को प्रस्तुत किया है। तो आपका ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी मार्टिन हेडेगर, ऑप्शन डी है पेरी एंडरसन। ठीक है, क्या, पेरी एंडरसन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए नोट करते चलिए, ऑप्शन ए क्या है आपका एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ये ही आपके एंथोनी गिडेंस महोदय ही कहते हैं कि समाजशास्त्र के भविष्य के विषय में 9 वक्तव्यों यानी 9 थीज, क्या है, 9 वक्तव्यों को 9 थीज कहते हैं, के बारे में इन्होंने बता रखा है। एंथोनी गिडेंस ने समाजशास्त्र के भविष्य के विषय में 9 वक्तव्यों 9 थीज की अवधारणा को दे रखा है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है परीक्षाओं में आपको। और प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, नहीं 21, ये कह रहा है निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने
आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है। क्या कह रहा है? निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने क्या आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए करा एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी करा उलिस पेक, ऑप्शन सी करा फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन डी करा जीन बाउंड्री लॉर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 21 का। तो इसका आंसर आपका भी ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलिए कौन है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे, क्योंकि गिडेंस महोदय जो आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त करते हैं। उन्होंने आधुनिकता को जो है विश्व के जुगरनाट यानी विनाशकारी घटना की संज्ञा देते हैं। विश्व के यानी कि जुगरनाट के रूप में यानी विनाशकारी घटना के रूप में संज्ञा देते हैं ये एंथोनी गिडेन। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 है ये, 22 नंबर प्रश्न। गिडेंस के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न हुआ है? कौन सा खतरा? वर्ग संघर्ष का। तो ऑप्शन ए असंगत, क्या कह रहा है ऑप्शन ए असंगति, ठीक है, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी सौजन्य, ऑप्शन डी पार्थक्य। ठीक है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, गिडेंस के अनुसार यानी एंथोनी गिडेंस की बातें कर रहे हैं ये प्रश्न, एंथोनी गिडेंस की बातें कर रहा है कि एंथोनी गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न हुआ है? तो आप इसका असंगति आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रश्न को अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एंथोनी गिडेंस को पढ़ रखे होंगे तो क्योंकि ये यूपी पीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। कब? 2002 में, तो काफ़ी पहले पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना बनी रहती है। क्योंकि गिडेंस महोदय ये आपके एंथोनी गिडेंस सिलेबस में तो ही है कि गिडेंस महोदय कहते हैं असंगत की वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न बना रहता है। ठीक है, उत्पन्न होता है क्योंकि व्यक्ति के समूह में हिंसात्मक विरोध को वर्ग संघर्ष माना जाता है। समूह में, व्यक्तियों के समूह में जो हिंसात्मक विरोध होता है उसको वर्ग संघर्ष माना जाता है, जो न्यून अधिक मात्रा में अस्थायी रूप से संगृहीत होते हैं तथा इन्हें सार्वजनिक रूप से उनके सुविधाओं तथा परिस्थिति के आधार पर भिन्न रूप से माना जाता है। ठीक है, सामान्यतः वे समूह गतिशील तथा रूढ़वादी जैसी समान विरोधी दलों में बटे होते हैं। जो संघर्ष करते हैं ना, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तभी तो जो संगत करते हैं, ठीक है, तभी तो वर्ग संघर्ष का कारण बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 22 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23, ये 23 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? अच्छा, ये नहीं, ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकारात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है जेफ्री अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन डी जुर्गेन हैबर मार्श हो गए। ठीक है, 23 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका ये देखिए, प्रश्न भी 2017 में जीआईसी में, यूपी जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पूछा जा चुका है 2017 में। तो इसका आंसर जुगर हैबर मास हो जाएंगे, ऑप्शन डी आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन डी। ठीक है, ये प्रश्न, ये जितने प्रश्न फ्रेंड ना आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों को मैं लेकर आता हूं। जो मुझे लगता है ये प्रश्न पूछा जा सकता, लगता नहीं, ये प्रश्न पूछे जाने की लगभग संभावना होती है। और आप लोग अगर इस क्लास को देखते हैं तो ये क्लास आप लोगों के आने वाले परीक्षाओं में ज़रूर सहयोगी साबित होगा। ठीक है, तो जुगर हैबरमास समाजशास्त्रीय जगत में अपने आलोचनात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, आपके जुगर हैबरमास। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24, ये 24 नंबर प्रश्न है, आप लोग नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 24, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कार्य अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, इसमें भी नहीं है कह रहा है। ठीक है, आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य अभिव्यक्तिशील
क्या अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करा सा उद्देश्यवादी, ऑप्शन बी करा परिवर्तनकारी कार्य, ऑप्शन सी करा नियामक कार्य, ऑप्शन डी करा नाटकीय कार्य। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन बी क्या है? परिवर्तनकारी कार्य नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं हाईलाइट इसको भी कर दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 24 को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि अभिव्यक्तिशील कार्य जो होता है ना, यानी